हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेग स्थिरांक की इकाई या मात्रक को ज्ञात करने के लिए समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने पढ़ाया है वो आप लोग देखेंगे, वीडियो तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने वेग स्थिरांक की मात्रक को नहीं बताया था, क्योंकि आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे ज्ञात करना है। कोटि एन जो एक मैं बताया था आप लोगों को कि अभिक्रिया की कोटि शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की और द्वितीय कोटि की। आप लोगों को जो पढ़ना है वो केवल दो पढ़ना है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया और एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में डिटेल में पढ़ना है। लेकिन अगर मात्रक निकालना होगा तो आप कोई भी पूछा जा सकता है कि कैसे निकालेंगे उसको, या फिर ये शून्य का पूछा जाए, चाहे प्रथम का चाहे द्वितीय का, कोई भी पूछा जाएगा। उसके लिए देखो मैंने क्या किया, शून्य कोटि की अभिक्रिया को अगर हम लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं कि वेग का जो सूत्र होता था वो क्या होता था, वेग समानुपाती या वेग बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई अभिकारक है, ए मान लीजिए कि यहाँ पे मैं क्या लिखा था आर, जैसे मान लीजिए कि एक अभिकारक किसमें चेंज हो रहा है, उत्पादन प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, बदल रहा है। तो अगर आर पी में बदल रहा है तो इसके लिए वेग का जब मैं सूत्र लिखूंगा तो क्या लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ अभिकारक यानी अभिकारक की सांद्रता की घात 0 क्यों लिखूंगा, क्योंकि हम कौन सी क्रिया के लिए निकाल रहे हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के मात्रक ज्ञात करने वाले हैं, जिसमें के का हम ज्ञात करेंगे मात्रक। जरा बताइए कि फार्मूला तो ये होगा। अब यहाँ पे अगर किसी के घात 0 होगा क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो इसका मान क्या होता है a, तो k × 1 हो जाएगा। अब वेग का जो मात्रक होता था वो क्या होता था, मोल प्रति लीटर, या वेग का वही मात्रक होगा, या सॉरी वेग का नहीं, k का वही मात्रक होगा जो वेग का मात्रक होगा, किसमें, शून्य कोटि की अभिक्रिया के। तो k के मात्रक को ज्ञात करने के लिए हम लोग वेग का मात्रक ज्ञात रहता है तो हम k का निकाल लेंगे। तो k का मात्रक यहाँ से क्या हो जाएगा, k बराबर मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। यही जो मात्रक होता है वो किसका होता है, वेग का। तो वेग का मात्रक यही वेग स्थिरांक का भी मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अगर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निकालते हैं तो देखो r किसमें चेंज हो जा रहा है, p में। इसके लिए वेग का जो सूत्र बनेगा वो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ r की पावर 1 लिखेंगे। क्यों 1 लिखेंगे, क्योंकि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम। यहाँ पे हम n घात लिखते हैं कुछ, प्रथम कोटि की अगर दिया तो वहाँ पे 1 लिखेंगे, द्वितीय का तो 2 लिखेंगे। तो इसके लिए जब हम निकालेंगे तो जरा देखो भाई k का मान निकालेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा। अब ये तो खत्म नहीं होगा क्योंकि 0 नहीं है, तो वेग का मात्रक डिवाइड बाई सांद्रता यानी अभिकारक की सांद्रता का मात्रक, दोनों का मात्रक लिखना है। तो वेग का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर और प्रति सेकेंड होता है, और सांद्रता का जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर होता है। तो मोल प्रति लीटर, मोल से मोल कट जाएगा और प्रति लीटर से प्रति लीटर क्या बचेगा, केवल प्रति सेकेंड बचेगा, सेकेंड के ऊपर माइनस। तो k का मात्रक यानी वेग स्थिरांक का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, प्रति सेकेंड। इसी तरह से हम किसका निकालेंगे, इसी तरह से हम निकालेंगे, इसको मैं भी निकालूंगा। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे ये क्या लिखेंगे, r चेंज हो रहा है इसमें p में, तो वेग बराबर क्या लिखेंगे, k r की पावर 2 लिखेंगे। क्यों 2 लिखेंगे, क्योंकि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो देखो भाई यहाँ से k का जो मात्रक हो जाएगा वेग और डिवाइड, ये नीचे आएगा तो नीचे आएगा तो इसमें भाग देगा r की घात 2। वेग का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड डिवाइड बाई एक r, यहाँ पे r के साथ 2 है तो मोल प्रति लीटर होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो मोल स्क्वायर और प्रति लीटर स्क्वायर, तो ऐसे लिखेंगे हम इसको, मोल की घातें 2 क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, और प्रति लीटर की घातें भी 2 हो जाएगा यानी -2 होगा। अब ये इससे ये कटेगा, ये इससे कट जाएगा और ये वाला पूरा एक इसमें से ये काटेगा तो -1 बचेगा। अब ये जब -1 यानी लीटर के ऊपर -1 बच गया, तो जब ये लीटर के ऊपर -1 नीचे से ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, लेकिन मोल के ऊपर 1 है, तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मोल के घाते -1, और लीटर जो -1 है जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो लीटर के घाते क्या हो जाएगा, +1 को लिखते नहीं है, चाहे लिखे या ना लिखे, लेकिन सेकेंड का हमारा -1 ही रहेगा। तो 1 को लिखते नहीं अगर प्लस में है, तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा,
ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ रही। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक होगा प्रति मोल लीटर प्रति सेकेंड होता है। समझ में आएगा? इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। अगर आपको ये चीज निकालने आता है इसमें से तो निकाल लेंगे, नहीं निकाल पा रहे तो फार्मूला याद कर लीजिए कि k के मात्रक को निकालने के लिए एक सूत्र होता है। ये कौन सा फार्मूला है वो देखिएगा। k का मात्रक बराबर जो होता है मोल, पहले मोल को लिखेंगे याद रखिएगा, फिर लीटर को लिखेंगे और सेकेंड के ऊपर हमेशा क्या होगा -1 यानी प्रति सेकेंड, उसमें चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन इस मोल की घाते हम क्या लिखेंगे तो 1 - n लिखेंगे और लीटर की घाते क्या लिखेंगे n-1। जहां n क्या चीज है तो n अभिक्रिया की कोटि है कि कौन सी कोटि की बात की जा रही है। यानी अगर हमें वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना और कह दिया जाए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए, तो शून्य कोटि कह देगा तो n का मान यहाँ पे क्या रख दीजिएगा 0। अब k का मात्रक अगर निकालते हैं तो देखो भाई मोल के घाते क्या हो गया 1 - 0 तो 1 - 0 चाहे 1, ठीक। लीटर की घाते क्या लिखेंगे 0 - 1 और सेकंड के ऊपर तो -1 ही रहेगा, 0 को लेते हैं तो जो बचा वो क्या बचा मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड। जरा चेक करिए, यही हमने निकाला है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो इस सूत्र से हम किसी का भी मात्रक निकाल सकते हैं। कहते हैं कि प्रथम कोटि का निकाल के बताइए, तो प्रथम कोटि का निकालेंगे तो क्या करेंगे n का मान 1 रख देंगे। जैसे n का मान 1 रखेंगे तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, 1 - 1 ये कट जाएगा, मान 0 आएगा तो मोल के घाते 0 और किसी के घात 0 का मान 1 होता है। और इसी तरह से 1 - 1 ये भी 0, इसका भी मात्रक इसका भी जो मान होगा 1 हो जाएगा। केवल यही बचेगा कि नहीं बचेगा सेकंड के घाते -1 तो प्रति सेकंड। तो जरा बताइए प्रथम कोटि की अभिक्रिया जब हम निकाली तभी तो प्रति सेकंड आया था। द्वितीय के लिए निकालेंगे तो देखो 1 - 2 करेंगे, 2 माइनस है तो उसमें से ये घटेगा तो -1 बचेगा, तो मोल के घाते -1 तो देखो मोल के घाते -1 आएगा। फिर यहाँ पे 2 - 1 तो 2 - 1 को यहाँ पे 1 बचेगा और सेकंड के घाते। इस सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे किसी का भी मात्रक आसानी से निकाल लेंगे, चाहे वो शून्य कोटि का हो, चाहे प्रथम कोटि का, चाहे द्वितीय कोटि का। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ये बहुत कठिन नहीं है, आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसको अगला एक छोटा सा टॉपिक है आणविकता। क्रिया की आणविकता क्या होगा। तो देखिए जब कभी भी दो अभिकारक या तीन अभिकारक या 2 या 3 से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके किसी भी चीज या उत्पाद का निर्माण करते हैं तो जो यहाँ पे चीज बनती है वो क्या कहलाती है, उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि 2 अभिकारक या 3 अभिकारक मिलेंगे ना, जब मिलेंगे तभी तो कुछ प्राप्त होगा। तो प्राथमिक पद हम क्या बोल रहे हैं कि प्राथमिक पद यानी अभिकारक की तरफ की बात कर रहे हैं क्योंकि अभिकारक से उत्पाद बनता है, तो अभिकारक यहाँ उत्पाद यहाँ, तो प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को उसका आणविकता कहते हैं। बात समझ में आएगी, फिर से एक बार सुन लीजिए। प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। यह आणविकता की परिभाषा होती है, बहुत छोटा सा है कि इसमें केवल अभिकारक की बात किया गया है। अभिकारक जो होता है वो प्राथमिक पद में होते हैं और उसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं उस अभिक्रिया को होने में उसकी आणविकता कहलाएगी। तो परिभाषा ये हो गई। अब जैसे इस एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिखा है NH4NO2, ये टूट रहा है N2 और 2H2 में। इसमें अभिकारक के अणुओं की संख्या कितनी है, 1 है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, एकाणुक अभिक्रिया या यूनिमॉलिक्यूलर की बोलते हैं इसको, एकाणुक अभिक्रिया ये कहलाती है। सेकेंड में हम देखेंगे तो H2 में भी 1 है, इसमें भी 1 है, 1 और 1 मिलके कितने होंगे 2, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, द्विअणुक अभिक्रिया। यानी कि ये दोनों लोग मिलकर के जो बना रहे हैं वो कितने लोग हैं, तो एक H2 और एक ही I2 है, तो 1 और 1 क्या हो गया 2, इसलिए 2 लोग मिल रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, द्विअणुक अभिक्रिया। थर्ड वाले में देखेंगे NO की संख्या 1 नहीं है, 2 NO है, 2 NO यहाँ पे है और 1 ऑक्सीजन यहाँ है, तो 2 और 1 मिलकर के कितने हो गए, 3 हो गए, तो त्रिअणुक अभिक्रिया इसको हम लोग कहेंगे। ऐसे ही जितने भी मिलते जाएंगे उस तरह से उसका नाम देते जाएंगे। ये होती है आपकी आणविकता। और आणविकता कोई भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं होती है, ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। अच्छा, मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर पूछता है। परिभाषा भी याद कर लीजिएगा और इसका अंतर भी जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन
आए, ठीक है ना। तो इसमें अंतर जरूर याद करिए। हाँ, ये क्या होता है, एक सैद्धांतिक मान होता है, मतलब इसको हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू नहीं करते हैं, जो लिखा रहता है उसी को लिख करके हम लोग देख करके बता देते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू बोलते हैं। और अभिक्रिया की आणविकता का जो मान होता है वो सदैव कैसा होता है, मैं आपको बताया था धनात्मक होता है, इसकी वैल्यू सदैव कैसी आती है, पॉजिटिव आती है, पूर्णांक संख्या हो सकती है या पूर्णांक संख्या आती है, कभी भी इसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसका मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता, ठीक है, इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो, शून्य का मतलब कोई नहीं रहेगा तो कुछ बनेगा क्या, नहीं बनेगा, इसलिए इसकी आणविकता जो होती है वो कभी भी इस तरह की नहीं हो सकती, वो हमेशा अगर होगी तो किस तरह की होगी, धनात्मक होगी। इसके विपरीत होता है अभिक्रिया की कोट, इन दोनों में अंतर यही सब होता है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अंतर इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आप लोग इसको समझ गए होंगे कि क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, तो अब हम लोग किस पे जा रहे हैं, प्रथम कोट की अभिक्रिया को पढ़ने वाले हैं, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम फोकस, प्रथम कोट की अभिक्रिया ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरा ध्यान से देखेंगे। अच्छा, ये जो प्रथम कोट की या शून्य कोट की अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे, इसको समाकलन अभिक्रिया भी बोलते हैं, समाकलन मेथड भी बोलते हैं। समाकलन रूप होता है, ये कैसा रूप होता है, इंटीग्रल रूप, इंटीग्रल फॉर्म होता है या समाकलन रूप, इसको हम लोग समाकलन करके ज्ञान करते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हम लोग इंटीग्रेशन देखते हैं। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए माना कि कोई एक अभिक्रिया हो रही है जो किसमें बदल रही है, कि एक अभिकारक है जो किसमें बदल रहा है, उत्पाद में। प्रथम कोट की अभिक्रिया मैंने बता दिया है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का ऑर्डर होगा, यानी m1 प्लस m2 का मान 1 आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, तो वो कैसे कोट की अभिक्रिया कहलाएगी, प्रथम कोट की अभिक्रिया। तो अगर कोई एक अभिक्रिया है जो अभिकारक R से किसमें बदल रहा है, उत्पाद में, तो अगर मैं इसका वेग लिखता हूँ तो वेग क्या लिखेंगे, वेग बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ R टू द पावर ऑफ 1 लिखेंगे। क्यों 1 लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, प्रथम कोट की अभिक्रिया है। अब जरा बताइए, क्योंकि ये समाकलन रूप होता है, तो अभिक्रिया के वेग का जो फार्मूला मैं आप लोगों को बताया था, दो फार्मूला बताया था, जिसमें मैंने ये वाला फार्मूला बताया था वेग लिखने के लिए, डी कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइड बाय dt, समाकलन रूप हम लोग इसको पढ़ करके निकालते हैं, तो डी वाला यूज करेंगे, डेल्टा वाला यूज नहीं करेंगे। तो माइनस में डी आर अपॉन dt इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ R, ठीक है। इस dt को भेज दीजिएगा इधर और R को भेज दीजिएगा इधर, तो हो जाएगा माइनस में, और माइनस को भी उधर भेज दीजिए, अगर हम माइनस को भी उधर भेजेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, जरा देखो भाई, डी कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइड बाई R को लेते आइए इस तरफ, और इज इक्वल टू माइनस में इसको इस तरफ से उस तरफ, माइनस को भी मैंने उधर भेज दिया, तो k इंटू क्या हो जाएगा, dt। ये जो इक्वेशन आता है, इस इक्वेशन को ही हमें क्या करना रहता है, समाकलन करना रहता है। अब समाकलन में आप लोगों को एक चीज मैं बता रहा हूँ, अगर कहीं पर भी ऐसा आ जाए 1 अपान x इंटू डी एक्स, अगर ऐसा लिख दिया जाए तो इसका ये सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, log x बेस e का। क्या फार्मूला बनता है, log x और जो बेस है यानी आधार है वो ये फार्मूला होता है। या अगर इसी dx को जब एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो dx अपान x होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किस रूप में, dx अपान x। अगर मैं x की जगह पे क्या रख दूं, r, और नीचे भी यहाँ पे r, तो क्या बन जाएगा बताइए, इसी तरह का रूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इस इक्वेशन को क्या करिए कि समाकलन करिए, यानी इसको लिखिए समाकलन करने पर, बस ऐसे ही आपको लिखना है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं, तो बस एक चिन्ह लगाएंगे, ये सांप है, सांप से डरना नहीं है, ये बहुत सिंपल सा एक चिन्ह है, डी कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइड बाई R इज इक्वल टू माइनस में k, पूरा करेंगे जैसा कि ये कौन सा, अच्छा पूरा ही कर दे रहे हैं, माइनस में k इंटू dt, ठीक है। k कांस्टेंट होता है तो वो बाहर निकल जाएगा, एक लाइन और हम बढ़ा रहे हैं, k जो होता है कांस्टेंट होता है, इसको बाहर निकाल लेंगे और ये हो जाएगा dt, और इसको हम लिखेंगे डी आर डिवाइड बाई। अब इसी को क्या करना है, समाकलन। तो मैंने फार्मूला बताया, उस फार्मूले को जरा देखिए कि इसके रूप का ये है कि नहीं। अगर ये इस रूप का है तो हम क्या लिखेंगे, अगला टर्म, अगला जो टर्म लिखने वाले हैं वो ये लिखने वाले हैं, देखो भाई डी आर अपान आर, यानी ये बताइए लाग में आएगा और आर लिखाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
और कभी भी किसी का समाकलन करते तो हमारे पास से एक नियतांक को बढ़ाते हैं, यानी ये बनेगा क्या। अच्छा एक चीज और, अगर कहीं लिखा है इंटीग्रल ऑफ dx तो d और यह सांप का चिन्ह दोनों हो जाते हैं गायब, बचता है केवल क्या x। अगर कहीं लिखा है मान लीजिए dy तो क्या बचेगा ओनली एंड ओनली y। यहाँ पे लिखा है अगर dt तो d और समाकलन दोनों खत्म हो जाते हैं, क्या बचता है केवल d। d का मतलब होता है d का मतलब होता है घटना और इस चिन्ह का मतलब होता है यानी समाकलन का चिन्ह होता है जुड़ना। तो घट रहा है जुड़ रहा है दोनों मिलकर के खत्म हो जा रहे हैं, तो जो इसके बाद वही बचता है। ठीक है ना। खैर ये एक तरीका है जानने का, बस याद रखिएगा कि इसका जब समाकलन करते हैं तो केवल यही चीज बचती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1, ठीक। उसको ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन इसका एक फार्मूला आपको जो दूसरे तरह से आएगा तो उसको हम लोग नहीं बताएंगे, बस इसको ऐसे जानिए कि b और ये यहाँ पे अगर t न हो तो t अगर नहीं है तो दूसरा सूत्र बनेगा t रहेगा, तो अगर लेकिन t नहीं है 1 है, क्या है 1 है, तो यह और यह दोनों हो जाएंगे गायब, तो ये बचता है। तो क्या लिखेंगे माइनस में k t, और साथ में जब हम समाकलन करते हैं तो एक नियतांक बढ़ाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। समाकलन का एक नियतांक बढ़ाते हैं जिसको हम लोग c बोल रहे हैं। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, ये बातें क्लियर हो गई। और चलिए देखिए इस समीकरण 1 को हम लोग क्या कैसे करेंगे, ये मैं निकाल रहा हूं क्योंकि ये तो समझाना तो फार्मूला है। समीकरण 1 को ज़्यादा ध्यान से देखेंगे कि इसमें हमें यहाँ पे t आया है, t जो हमारा है वो क्या चीज़ है समय। अब समय जैसे जैसे बीतेगा तो बताइए अभी कारक जो टर्म है किसमें बदलता जाएगा, उत्पाद में बदलता जाएगा कि नहीं। हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं यार, किसमें बदल रहा है उत्पाद में बताइए। अगर t बराबर हमारे स्टार्टिंग में कोई समय नहीं रहेगा, 0 रहेगा, तो r पहले हम जितना लिए रहेंगे उतना लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। जितनी इसकी सांद्रता रहेगी, सांद्रता उस समय ये क्या होगा 0 होगा। लेकिन जैसे ही अगर कोई समय बीतता है, मान लीजिए t बराबर हमने t कुछ समय बीता है 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट, जैसा भी अभिक्रिया होगा उस अभिक्रिया के आधार पर हम समय देखेंगे। अगर कुछ टाइम बीतता है तो यह अभिकारक की सांद्रता बदलेगी कि नहीं बदलेगी, क्या हमेशा 0 रहेगी नहीं रहेगी, तो ये बदल जाएगी। तो हमने कहा कि इसकी कुछ वैल्यू खत्म हो गई, यानी उत्पाद में बदल गया, तो कुछ मान यहाँ पे आता है, कुछ मान यहाँ 0 नहीं रहता है। अब वो मान अब जब ये बदलेगा r0 तो r0 नहीं रहेगा। अब हमने ये माना कि t बराबर t पर इसकी सांद्रता घट करके, बढ़ करके नहीं, घट करके कितनी हो गई है r हो गई है। ठीक है, तो यही वैल्यू हमें क्या करना है मानना रहता है। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे स्टार्टिंग में कि t बराबर जब हमारा समय 0 था उस समय अभिकारक की जो सांद्रता ये r था, ये r हमारा क्या रहा होगा भाई, r 0 के बराबर रहा होगा कि नहीं रहा होगा। यानी ये जो r था, जब देखिए t बराबर जब 0 था तो इस r की वैल्यू r नहीं थी, तब कितनी थी r0। यही वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे और पुट करके हम c का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये मान हम रखते हैं। तो जरा बताइए तो t का मान इसमें रखिएगा 0, तो ये वाला जो टर्म है बराबर माइनस में k इंटू हो जाएगा 0, और ये जो c का मान है c को ऐसे ही रहने दीजिएगा, लेकिन r की जगह पे क्या रखेंगे r0, तो ये क्या आ जाएगा log कंसंट्रेशन ऑफ r0, यानी प्रारंभिक सांद्रता ये होती है और बेस ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, यानी c का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, चलिए यहाँ पे देखेंगे c का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा log कंसंट्रेशन ऑफ। ठीक है, तो ये t बराबर ये जो c का मान आया, यही c का मान क्या करिए समीकरण 1 में उठा करके रख दीजिए। तो यहाँ पे रखेंगे कि c का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ऐसे ही अगर डेरिवेशन पूछने को आया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को डेराइव करिए और वैल्यू ज्ञात कीजिए उसकी सांद्रता अभिकारक की सांद्रता के पदों में और वेग स्थिरांक, तो आपको ऐसे डेरिवेशन करना है। ठीक है, अब देखिए जब हम मान रखेंगे तो c का मान क्या रखेंगे, तो इसकी वैल्यू इस टाइम कितनी है log r बेस इज इक्वल टू माइनस में kt और प्लस log r0। इस वाले टर्म को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस kt, इस वाले टर्म को इधर से उधर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा log कंसंट्रेशन ऑफ r0 और माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ r। अब आप लोगों को यहाँ पे सूत्र मिलेगा, एक फार्मूला कैसे देखते हैं कि अगला पूरा पर्टिकुलर थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कहीं पर भी अगर log m/n लिखा हो बेसिक, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, ये अंश नीचे वाला हर होता है,
log में अंश यानी m बेस t, और ये जो बटे होता है ये बदल जाता है किसमें, माइनस में, और log हर लिख देते हैं यानी m। ये फार्मूला है। तो अगर मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ या इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये फार्मूला जरा देखेंगे तो ये इसी रूप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि बिल्कुल कि पहला वाला जो टर्म होगा वो जाएगा अंश में, दूसरा वाला जो टर्म होगा वो जाएगा कहाँ, हर में। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों में लाग लाग है ही, तो लाग को मैंने इधर कर दिया, लाग को पहले कर दिया, और यहाँ पे क्या लिखा, लाग r0, क्योंकि ये पहला टर्म है, डिवाइड बाई r सेकेंड टर्म, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, k इंटू t। ये बात समझ में आ गई है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग उसमें डेरिवेशन को हम लोग आ चुके हैं, बहुत ज्यादा अब परेशान नहीं होना। तो k का जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, इस t को मैं उधर भेज रहा हूँ, तो 1/t, या एक मिनट रुकिए, अभी kt लिख रहे हैं, kt। एक चीज और समझेंगे, जब बेस e होता है तो e को जब मुझे 10 में बदलना रहता है, ये सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी, r0 डिवाइड बाई r, ये अब ऐसे ही रहेगा। लेकिन e को अगर कभी भी 10 में बदलना हो, यानी ऐसे मान लीजिए x है, बेस e है, तो हम लिखना क्या चाह रहे हैं, log x बेस 10। तो अगर बेस 10 लिखते हैं ना, तो यहाँ पे एक संख्या से गुणा करना पड़ता है, जिस संख्या का नाम है 2.303। अब यह e अपने आप किसमें बदल गया, 10 में, तो 2.3, क्योंकि जो log की वैल्यू होती है ना, वो इसका मान नहीं दिया रहता है, log 10 और समथिंग का मान, जैसे log 2 बेस 10 होगा, जैसे log 2 का मान होता है 0.3010। तो इस e को मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 में बदलना पड़ेगा, और 10 में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक संख्या से मल्टीप्लाई, और वो संख्या कौन सी है, 2.303। ये बात समझ में आ गया। e को 10 में बदलने के लिए हम एक संख्या से गुणा करते हैं, बाकी सब कुछ वही रहेगा, log भी, ये भी, बस e किस में बदल जाएगा, 10 में। तो जो हम e लिखते आ रहे थे, अब उसको किस में लिखेंगे, 10 में। अब हम यहाँ से k बराबर क्या लिखेंगे, तो देखो भाई 2.303, और ये t नीचे आ जाएगा, t और log कंसंट्रेशन ऑफ r0 डिवाइड बाई r और बेस 10 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये था हमारा डेरिवेशन प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और समय में। बात समझ में आ गया। जहां r0 अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता होती है, और r जो होता है अभिकारक का t समय बाद सांद्रता होती है। और t समय का मतलब या तो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जो कुछ भी दिया जाएगा, यही कह देगा कि अर्ध आयकाल के रूप में आधा मिनट। अगर मान लीजिए कोई अभिक्रिया 1 मिनट में संपन्न होती है, तो आधा मिनट में जब हो रही है, तो आधा मिनट कहा तो अर्ध आयकाल के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का डेरिवेशन है। उम्मीद करते हैं ये डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्ध आयकाल निकालेंगे। जैसे देखिए कि कोई अभिकारक है, वो किसमें बदल गया, उत्पाद में, प्रोडक्ट उत्पाद में। t बराबर जब 0 हमारा समय था, कुछ समय नहीं था, कुछ समय इसकी सांद्रता कितनी थी, r0 थी, और ये क्या था, 0 था। लेकिन अगर t बराबर कैसा हो जाए, आधा समय बीत जाए, तो इसकी जो सांद्रता होगी वो आधी रह जाएगी, r0/2 हो जाएगी। यानी कि अगर ये 4 kg है तो ये 2 kg होगा, 2 kg बदल जाएगा किसमें, उत्पाद में। उत्पाद की जो सांद्रता होगी वो r0/2 होगी। अगर ये अभिकारक स्टार्टिंग में 8 kg है, कोई 8 मोल लिया है, तो आधा समय या अर्ध आयुकाल के समय यह उसका आधा बच जाएगा, यानी 8 मोल है तो ये 4 मोल बचेगा, 4 मोल किसमें बदल जाएगा, उत्पाद में। जब आधा खत्म हो जाता है तो उस समय को हम बोलते हैं अर्ध आयुकाल। समझ में आ गई ये बात। तो अर्ध आयुकाल के लिए अब हमें यही मान रखना है इसमें, और देखते हैं कि k और अर्ध आयुकाल में क्या रिलेशन मिलता है। तो देखो भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो हमने डेरिवेशन निकाला था वो ये निकला था k और t में। इसमें हमें क्या करना है, बस t की जगह रख देना है t हाफ। यानी देखो भाई, जब t का मान t हाफ है, उस समय जो हमारी सांद्रता यहाँ पे ये क्या था, ये वाली जो वैल्यू थी वो क्या थी, स्टार्ट इससे पहले r रहती थी ना, अब यही r किसमें बदल गया है, आधा में। यानी जो r था वो अब बचेगा कितना, r0/2। यानी इस r का मान, ये तो हमारा वही रहेगा, इस r का मान क्या हो जाएगा, r0/2। तो जब हम ये रखेंगे तो क्या रखेंगे, k 2.303 डिवाइड बाय यहाँ पे t1/2 हो जाएगा, क्योंकि हमने आधा समय लिया। और log ये ऊपर वाला तो r0 ही होगा, और इस r का मान क्या हो जाएगा, r0/2, क्योंकि आधा सांद्रता उत्पाद में बदल गया अभिकारक की। अब बताइए, ये 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा, इस t हाफ को मैं यहाँ करूंगा और k को यहाँ करूंगा, तो जरा बताइए क्या बनेगा, t1/2 2.3
303 डिवाइड बाई के, और ये जो बचेगा हमारा लाभ बेस 10 है। ये जो बचेगा वो क्या बचेगा, इससे ये कट जाएगा, देखा जाए तो आप इसको इससे काट सकते हैं, और ये जो 2 है नीचे से ऊपर जाएगा तो केवल 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी उस समय अर्ध आयताल का फार्मूला ये बनेगा। लेकिन हम log 2 की वैल्यू जानते हैं, कितना जानते हैं, 2.303 डिवाइड बाई के, और इसकी वैल्यू होती है 0.3010। log 2 बेस 10 की जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है, तो t1/2, टी हाफ की जो वैल्यू है वो इतनी है। इन दोनों का जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मान आता है वो 0.693 डिवाइड बाई के आता है। ये टी हाफ का डेरिवेशन आ गया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में देखिए ध्यान से, कहीं पर भी अभिकारक की सांद्रता का कोई रोल नहीं है, केवल और केवल क्या है, समय आधा और वेग स्थिरांक। तो अगर अर्ध आयताल पूछा जाता है तो वेग स्थिरांक का अगर मान दिया हुआ है तो कुछ करना नहीं है, 0.693 मान में वेग स्थिरांक के मान से भाग दे देना, आपका आयताल आ जाएगा। अब हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, ठीक है। देखिए आपके सामने एक प्रश्न है जो कि कई बार पूछा हुआ है। कितनी बार पूछा है, कम से कम 2014, 15 और 20 में पूछा हुआ है, 3 बार पूछा हुआ है। हो सकता है कि इस बार भी ये पेपर में आ जाए, अगर ये नहीं आता तो इसी तरह से कोई दूसरा आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयकाल 60 मिनट है, तो कितने समय में अभिक्रिया 99%, सॉरी 99 नहीं है, 90% पूर्ण हो जाएगी। अभी 99 वाला भी आ रहा है कि उसको कैसे हम करेंगे, पहले 90% वाला देखिए कि 90% पूर्ण हो जाएगी। तो इसको जब हम हल करेंगे तो देखो भाई क्या है, आपको मालूम है कि अभिक्रिया अभिकारक होता है, और अभिकारक किसमें बदलता है, उत्पाद में। जब समय हमारा t0 रहता है तो ये अभिक्रिया की इसमें सांद्रता होती है, वो क्या होती है, जैसा कि वैल्यू परसेंटेज में दिया हुआ है, कितने में दिया है, परसेंटेज में, तो हम इसको मान लेंगे 100%। ये पूरा 100% होता है कि नहीं होता है, 100% होता है, उस समय क्या होता है, 0। लेकिन कह रहा है कि अर्ध आयुकाल कितना है, 60 मिनट है, यानी कि ऐसा समय जब हमारा t बदल जाए इसमें 1/2 में, यानी अर्ध आयुकाल समाप्त होता है, यानी आधा समय, यानी अभिक्रिया का आधा भाग खत्म हो गया, और उसको आधा भाग खत्म होने में जो समय लगा वो टी हाफ यानी 60 मिनट लगा। इसमें ये जो 60 मिनट है ये दे दिया, t1/2 का मान दे दिया कितना, 60 मिनट दे दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो उस समय इसकी जो सांद्रता होगी वो कितनी होगी, 50% बचेगा, और ये 50% संपन्न हो जाएगा। बात समझ में आ गई, जब भाई आधा खत्म हो जाएगा 100 में से तो 50 ही ना बचेगा, जो बच रहा है बस उसी पे फोकस करिएगा। जो यहाँ पे 90% पूर्ण हो रहा है, 90% पूर्ण होने का मतलब 100 में से 90 खत्म हो गया, तो बचा कितना। लेकिन एक समय ये पूछ रहा है कि वह समय ज्ञात कीजिए, यह समय ज्ञात कीजिए जिसमें अभिक्रिया 90% पूर्ण हो गई है, 90% पूर्ण हो गई है, यानी कितना बच गया है, 10%। आई बात समझ में। तो इसके लिए हमें ये मान निकालना है। जरा यहाँ से देखिए, यहाँ से हम एक चीज निकाल लेंगे, क्या के, यहाँ से देखो टी हाफ का मैंने सूत्र लिखा है 0.693 डिवाइड बाई के। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला होता है, टी हाफ का मान दे दिया 60 मिनट, तो क्या मैं यहाँ से के का मान निकाल लूंगा, के का मान बिल्कुल आसानी से निकलेगा। तो के का मान जो निकलेगा वो क्या, 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ हो जाएगा, ये टी हाफ यहाँ आ जाएगा, यानी 0.693 डिवाइड बाई 60 मिनट, याद रखिएगा 60 मिनट। उसको हल करने पर जो मान आएगा 1.155 into 10 to the power -2। अब ये मिनट नीचे रहता है, मिनट कहाँ है, नीचे है, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्रति मिनट होगा कि नहीं होगा, तो मिनट के ऊपर -1 प्रति मिनट। तो ये जो आया अभिक्रिया के वेग स्थिरांक। अब ये वेग स्थिरांक नहीं बदलेगा, ये वेग स्थिरांक क्या होगा, हमेशा सबके लिए होगा, वो वेग स्थिरांक अब इसी के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो समय पूछ रहा है, समय के लिए देखिए एक और प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब इसमें हम कैसे यूज करेंगे, इस टी को यहाँ पे कर रहा हूँ, के को वहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि हमने के का मान निकाल दिया है। तो क्या लिखेंगे फार्मूले में कि टी बराबर 2.303 डिवाइड बाई यहाँ पे के। भाई इन दोनों को हम बदल सकते हैं ना, चाहे टी को यहाँ रखिए चाहे के को यहाँ रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी को यहाँ रखेंगे तो के यहाँ आ जाएगा, चाहे टी यहाँ रहेगा तो के यहाँ रहेगा, कोई एक को हम रखें। जैसा कि के का मान हम ज्ञात करेंगे तो के को यहाँ रखेंगे, समय पूछ रहा है इसके टी को यहाँ, और लाभ यहाँ देखो R0 डिवाइड बाई R। R0 क्या होती है, हमेशा प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, 100 है, 100 डिवाइड बाई कितना बचा हुआ है, जब 90% पूर्ण हो जा रहा है तो वो समय ज्ञात करिए, जो बचा हुआ है वो कितना है, 10।
90% कंप्लीट होने के बाद जो सांद्रता बची हुई है वो है 10, तो 10 हम यहाँ पे लिखेंगे। बात समझ में आ गई? 10 डायमीटर वैल्यू आ गई 10। तो जो मान आया वो कितना है 2.303 डिवाइड बाई के का मान जो आया है 1.155 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 और ये बचेगा आपका log 10 और log 10 बेस 10 का मान आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ log 10 बेस 10 का मान होता है 1, याद रखिएगा इसको। अगर दिया है वैसे तो दिया रहता है क्वेश्चन में, नहीं दिया तो इसको याद कर लीजिएगा log 10 और बेस 10 का मान 1, यानी आप इसी को हल करेंगे। ये 10 घाते -2 नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2.303 इंटू 10 टू द पावर ऑफ +2 डिवाइड बाई 1.155 और ये गुणे 1 हो जाएगा। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है इसको हल करिएगा, हल करने पे आपका समय दिख जाएगा 193 दशमलव कुछ आ रहा था इतना मिनट या 193 मिनट। ठीक है, इसका आंसर क्या आया है? इसका आंसर जो आया है अच्छा सॉरी 93 नहीं है 199.39 मिनट आया। बोलिए क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल ऐसे ही लगाना है सारे क्वेश्चन को। फिर हम एक क्वेश्चन और करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए एक देखिए दूसरा सवाल अभिक्रिया की कोटि पर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर। ये दूसरा सवाल देखिए क्या लिखा, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध करना है। इसमें क्या सिद्ध करना है कि कोई अभिक्रिया है, अभिक्रिया का 99.9% पूर्ण होना, यानी इतना खत्म हो जा रहा है। पूर्ण होने के लिए जो समय लगता है वह समय अर्ध आयुकाल या अर्ध आयु का 10 गुना होता है। यानी एक्चुअल में जब ये पूर्ण होता है अर्ध आयु का मतलब t1/2 होगा और ये कितना समय लगा समय हमने मान लिया कोई लगा समय जो है वो है t। तो ये जो समय लग रहा है ये समय अर्ध आयुकाल का मतलब इसमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमें प्रूव करना है कि 10 गुणे t1/2। तो अगर ये हमें किसी तरह मिला दूं तो हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। ये सवाल भी 2-3 बार पूछा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे सवाल हैं इसी के बेसिस पर कि इतना गुना होता है इतना गुना होता है ऐसे। इसको हम लोग कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखेंगे। हल, कोई अभिकारक है, अभिकारक किसमें बदल रहा है? उत्पाद में। जब हमारा समय क्या था 0 तो ये पूरा कितना रहता है, क्योंकि वैल्यू परसेंटेज में बार बार दे रहा है तो हम इसको हमेशा कितने किसमें मानेंगे 100% में। ठीक है ना, R0 नहीं यहाँ लिखेंगे। तो अगर परसेंटेज में दे रहा है तो स्टार्टिंग में हम ये क्या लेते हैं 100%, तो ये क्या होता है 0। लेकिन जब ये आधा समय बीत जाए यानी t हाफ हो जाए तो ये कितना बचेगा 50% और कितना खत्म हो जाएगा 50। तभी तो 50-50 होगा तो 100 आएगा। लेकिन कह रहा है कि वो समय ज्ञात कीजिए, यानी इस समय का मान ज्ञात करना है जिस पर इस अर्ध आयुकाल का ये 10 गुना होता है। ठीक है ना, तो वो समय ज्ञात करना है। लेकिन पूर्ण कितना हो रहा है? इतना पूर्ण हो जाए, यानी ये इतना कंप्लीट हो जाए। तो ये जो कह रहा है कि इतना पूर्ण होना, ध्यान दीजिएगा इसी बात को, इतना पूर्ण होने में तो इसको रख दीजिएगा यहाँ तो 99.9 और इस पूरे वैल्यू को 100 में से घटाइएगा। जो प्रारंभिक वाला रहता है इसमें से घटाएंगे तो जो मान आएगा वो क्या आएगा 0.1% बचेगा कि नहीं बचेगा, इतना कंप्लीट हो जाएगा। अब जरा देखिए इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो t बराबर क्या लिखते हैं t हाफ है, तो t की वैल्यू हम t हाफ लिख सकते हैं या t बराबर t हाफ कर लो। ऐसा करिए तो पहले t जो होता है वो क्या होता है 2.303 और डिवाइड बाय k और log बताइए जरा 2 आया था कि नहीं डेरिवेशन में, यहाँ पे log 2 आया है डेरिवेशन में नहीं आता है तो जरा देख लो भाई कैसे आएगा। यहाँ पे हम क्या लेंगे इसको 100% लेंगे। ये स्टार्टिंग में कितना 100 है, कितना बचा हुआ है 50 तो 100/50 और ये t जो है ना ये t ना होकर के इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं t1/2। ये जो प्रथम कोई समय निकाला होगा तब t लिखेंगे, लेकिन अगर ये अर्ध आयुकाल है तो ये चीज हम लिखते हैं। तो इसके लिए जो मान आएगा t1/2 वो कितना आ जाएगा जरा देखो, ये इसको काट देगा 2 बार में तो मान कितना आएगा 2.303 डिवाइड बाय k और इनटू log ये बचा समीकरण नंबर 1 इसको करेंगे। ये बात समझ में आई। दूसरे समीकरण के लिए अब इसको और इसको देखना है। इसके लिए अब यहाँ पे कोई t हाफ नहीं है, समय ज्ञात करना है तो t फिर हम लिखेंगे 2.303 और डिवाइड बाय k और log प्रारंभिक सांद्रता R0 होता है। देखिए सूत्र यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो फार्मूला होता है
2.303 डिवाइड बाई के और लाग, यहाँ पे मैं लिखता था R0 और खत्म होने के बाद जो बचा हुआ है वो शेष ये वाला है। तो R0 स्टार्टिंग में कितना था, t बराबर 0 को ही R0 बोलते हैं, इसका मान 100% तो 100। क्लियर हो गई ये बात, 100। और कितना बचा हुआ, 0.1। इस पॉइंट को हटाने के लिए दशमलव बाद एक अंक है, दशमलव बाद जितना अंक होता है वहां पे 0 हटा दीजिए, लगा दीजिए और ये खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो ये देखो जो वैल्यू आएगी 2.303 और डिवाइड बाई के और लाग, और ये 100 है ना, जब दशमलव हटेगा तो 1000 हो जाएगा। और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो भाई 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3, हमेशा 10 के घात के रूप में लिखिएगा। अब इसमें आपको मैं 10 के घात के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें भी एक सूत्र होता है। तो देखिए कहीं पर भी log m के घाते अगर n लिखा हुआ, ये पावर में है, ध्यान दीजिएगा, log m के घाते n लिखा हुआ है तो ये जो n होता है ये इसके पहले आ जाता है, तो ये लिखा जाता है ऐसे n log m, कुछ भी हो, यहाँ पे 4 हो 5 हो 6, उसके घाते अगर 2 है तो 2 पहले आ जाएगा। तो इस सूत्र का हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने 1000 को क्या लिख रहा हूँ, 10 की घाते 3, तो ये जो आप इसको जब हल करेंगे तो 1000 आएगा, 10 में हटेगा 1000 हो जाएगा। अब इस 1000 को मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, 10 के घाते 3। अब यही 3 कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो जरा देखिए 2.303 और डिवाइड बाई के और इनटू 3 को कर दीजिए पहले और लाग यहाँ पे हो जाएगा 10, और लाग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, मैं आपको याद करा चुका हूँ। तो अगर लाग 10 की वैल्यू 1 होती है तो मैं इसको मिटा दूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, बस इतनी वैल्यू याद है, या तो मैंने दी थी मत करिए, बाद में कर लेंगे इसको। तो ये होगा हमारा t, ठीक है। इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करिएगा, इधर वाला मीटर है, अब इसमें क्या करना है, समीकरण 2 और भागा समीकरण 1 कर दीजिए। समीकरण 2 भागा 2 कितना हमारा इतना, तो 2 इधर वाला बायां पक्ष को देखेंगे तो t, और इधर क्या है बायां पक्ष t1 अर्ध अल्फा इज इक्वल टू t का मान कितना है 2.303 डिवाइड बाई के log 3 और बेस 10 जो है, सॉरी log 3 नहीं है यहाँ पे इनटू 3, और log 10 की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ क्या 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक। डिवाइड बाई क्या यहाँ पे है, इसकी वैल्यू 2.303 और डिवाइड बाई के, और यहाँ पे बचा हुआ log 2, और log 2 की वैल्यू आपको अभी मैं बता रहा हूँ क्या होता है, याद कर लीजिए उसको। कि बताइए पूरा टर्म ये वाला गायब हो गया, बचा मान क्या 3 और डिवाइड बाई log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, 3010 होता है, याद कर लीजिएगा इसको। फिर log 2 की वैल्यू या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, होता है 0.3010, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जरा ये t/t1/2 आया, अगर इस दशमलव को मैं यहाँ से इधर खसका दूं तो मान कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 3.0, और यहाँ पे जब दशमलव इधर किसके का तो एक अंक के बाद यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, और 3 नहीं हम 30 मान लेंगे इसको, तो मान कितना आ गया 10 आ गया। तो अब ये जो मान आया t इज इक्वल टू, देखिए 10 अगुणे t1/2, इस 1/2 को अगर मैं यहाँ भेज देता हूँ तो t बराबर 10 गुणे t1/2, ये t तो यहाँ जाएगा तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बताइए यही प्रूफ करना था ना कि 99.9% पूर्ण होने में जो समय लगता है, यानी ये जो समय लगा है वो अर्ध आयुकाल का 10 गुना है। बताइए अर्ध आयुकाल का क्या है 10 गुना, और ये ये बात समझ में आया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ, आप उसको देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा सवाल है, किसी प्रथम कोट के अभिक्रिया के सेम उसी में है, बस उसमें क्या था कि दूसरे तरह से देता परसेंटेज में, यहाँ पे अगर मान लीजिए भिन्नात्मक दे दे तो क्या करेंगे। कह रहा है कि किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए इस अभिक्रिया में जो अभिकारक बदल रहा उत्पाद है वो 3/4 पूर्ण होने में, यानी अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में जो समय लगता है वो समय अर्ध आयुकाल का कितना होता है 2 गुना। यानी आपको जो ये इसमें क्या प्रूफ करना है कि t की वैल्यू 2 गुणे t1/2 लाना है। समझ में आ गई बात, ये हमें प्रूफ करना है। तो फिर से वही काम करेंगे, r किसमें चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, t बराबर जब हमारा 0 था तो ये कितना, अगर ये भिन्न में दे 3/4 परसेंटेज में ना दे तो इसको क्या मानिएगा 1 मानिएगा। क्या मानिएगा, अगर 1 मानते हैं तब भी, r मानते हैं तब भी, किसी भी तरह से करेंगे समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर नहीं 1 मानेगा मन है तो r 0 मान लीजिएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आया। तो हम तो कहेंगे अगर भिन्नात्मक में दे तो 1 मानेगा, कि अगर ये 1 मोल था तो 1 मोल था तो उस टाइम कितना रहेगा 0 रहेगा।
टी बराबर जब ये टी हाफ होगा कितना होगा, तो अगर मैं कह रहा हूँ 1 मोल था तो आधा जब समय खत्म हो रहा है, अर्ध आयतकाल ऐसी अर्ध आयतकाल क्या होता है कि अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो आधा खत्म हो जाती है और आधा बचा रहता है। तो कितना खत्म हो गया 1/2, यानी 1/2 खत्म हुआ 1/2 बचा, तो यानी 1/2 प्रोडक्ट बन जाता है और 1/2 बचा रहता है। लेकिन फिर आगे क्या कह रहा है कि 3/4 पूर्ण होने में, कितना पूर्ण होने में, 3/4 पूर्ण होने में, यानी इतना खत्म होने में समय जो लगा वो कितना लगा, या हमें समय का ज्ञात करना है ना, तो वो समय अगर निकल जाए तो हम उसके टी आपके साथ कोरिलेट कर देंगे। तो हमने मान लिया कि टी समय लगा, टी बराबर टी समय पे। तो अब बताइए, एक पहले था, एक में से 3/4 निकलेगा तो 4 में से 3 गया क्या, 1/4, इतना ही बचेगा कि नहीं बचेगा। तो मैक्सिमम लोगों को यही वाला टर्म निकालने नहीं आता है, ये चीज समझ में नहीं आता है कि जो पूर्ण हो रहा है मैक्सिमम लोग यही लिख देते हैं वहां पे, वो गलत होता है। निकलने के बाद बचा कितना हुआ आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो फार्मूला हम लिखते हैं ना कि k या t जो लिखते हैं 2.303 डिवाइड बाई k log, यहाँ पे रहता है r0 और ये होता है r। ये r क्या चीज है, खत्म अभिकारक के उत्पाद में बदलने के बाद जो चीज बची है वही r कहलाता है। तो नीचे r होता है, तो r को आपको ज्ञात करना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। इसको देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए इसके लिए तो आपको मालूम है कि टी हाफ के लिए जब हम फार्मूला लगाएंगे तो आएगा 2.303 डिवाइड बाई के और log 2 आएगा कि नहीं आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि log 2 मैंने जब डेरिवेशन करा तो वहां पे भी मैंने एक जगह घेरा, वहां भी देखिए ये चीज आया हुआ है। आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि आप 0.693, लेकिन उसको कैलकुलेट करने के थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इस वाले डेरिवेशन। और जब मैं इसके लिए करूंगा तो इसके लिए t का मान जो आएगा 2.303 डिवाइड बाई k और log प्रारंभिक सांद्रता, ऊपर r0 लिखा, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, जब t बराबर 0 तो 1, और ये फाइनल सांद्रता कितना बचा हुआ है t बराबर t पर। देखिए t बराबर t पर कितना बचा, 1/4, तो 1/4। बात समझ में आ गई। अब जरा देखिए 4 नीचे से ऊपर जाएगा, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो 2.303 और डिवाइड बाई k और log 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 के घाते 2, तो 4 को मैं लिख दूंगा 2 के घाते 2। समझ में आया, 4 नीचे से ऊपर चला जाएगा इसके 5, तो 1 × 4 यानी 4, और 4 को मिल सकते हैं 2 के घाते 2। क्यों मैंने ऐसे लिखा, क्योंकि हम फार्मूला अभी ये बताया log n के घाते n होता है n log n होता है, ये पावर पहले आया, तो ये तो पहले आ जाएगा। तो क्या बचेगा 2.303 डिवाइड बाई k इनटू 2 और log 2 ठीक समझ में आ गई बात। अब इसको मान लीजिएगा समीकरण 1 और इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। अब यहाँ पे देखो भाई, समीकरण 2 भागा 1 कर दीजिए। समीकरण 2 का मान कितना है, t है, t डिवाइड बाई t 1/2, इसकी वैल्यू चाहे कितनी है, समझ रहे हैं ना। देखिए भाई t हाफ की जो वैल्यू है वो इतनी है, तो जब ये ऊपर होगा तो ये t अपॉन t हाफ, तो ये टर्म, तो ये बताइए पूरा का पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बचेगा ये ऊपर वाला टर्म बचा है वो 2 × log 2 बच रहा है, log 2, और नीचे क्या बचेगा, ये वाला टर्म। भाई ये इससे कटेगा ना, सर इसका देखो, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा और ये बचेगा। तो हमने 2 को ऊपर किया, 2 भागा नहीं किया, तो 2 वाले टर्म को ऊपर रखेंगे तो log 2 इनटू log 2 पेस्टेड, और नीचे क्या बचेगा, log 2 पेस्टेड। ये इससे का बचा क्या, केवल 2। अब इस t हाफ को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो t = 2 × और t 1/2। बताइए समझ में आया कि नहीं, ये पूछा गया है। अगर इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये प्रथम कोट की अभिक्रिया के पर हम एक आखिरी सवाल करा रहे हैं, बाकी सवालों को आप लोग देखेंगे और इसको भी देखेंगे तो आप लोगों को ये प्रथम कोट की अभिक्रिया पर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। कोई अभिक्रिया जो कि 10 मिनट में क्या हो रही है, 20% पूर्ण हो रही है, और वो भी कैसी, तो प्रथम कोट की है। तो कह रहा है कि अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में जो लगने वाला समय है वो समय ज्ञात करना है। क्या करेंगे, r किसमें बदलता है, प्रोडक्ट में। जब t बराबर हमारा 0 है तो ये क्या था 100%, क्योंकि अब देखो परसेंटेज में वैल्यू दी है तो ये हो जाएगा 0। t बराबर कितना समय लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, कितना समय लग रहा है 10 मिनट, तो 10 मिनट में तो कितना पूर्ण हुआ, 20% पूर्ण हुआ, बचा कितना 80, कितना बचा है 80%। समझ में आ गई बात। फिर कह रहा है कि अगर इसको 75% पूर्ण होने में जो समय लगता है उस समय का मान ज्ञात कीजिए।
जब 75% पूर्ण होता है, तो माना कि उसको t समय लगता है, तो ये 75% पूर्ण हो जाएगा अगर 100 में से, तो कितना बचेगा 25। सेम वही काम करना है, इस t का मान निकालना है। क्या यहाँ से इस वाले लाइन से मैं k का मान निकाल सकता हूँ? k बराबर 2.303 डिवाइड बाई t और log कंसंट्रेशन ऑफ R0 डिवाइड बाई R होता है कि नहीं होता है? जरा बताइए, इसमें देखेंगे तो 2.303 डिवाइड बाई t का मान कितना दे दिया इस बार? 10 मिनट दे दिया है, और log प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? 100। अब उसके बाद बचा हुआ सांद्रता कितना है? 80। इतना है कि नहीं है वैल्यू? ये जो वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, काटेंगे इसको, 2 पंजे 10 और 2 चौके 2.303 डिवाइड बाई 10 और log 5.4। इसको मुझे हल करना पड़ेगा। log m/n वाला फार्मूला लगाएंगे, log 5 और माइनस log 2 का। यहाँ से हम k का मान निकालेंगे। जरा देखिए कैसे करेंगे। log 5 और माइनस log 4। log 4 को तो मैं लिख सकता हूँ क्या चीज? log 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 के घाते 2, तो ये 2 पहले आ जाएगा, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 के घाते 2, इस 2 को पहले ला दूंगा तो ये हो जाएगा। बात समझ में आया? यही जो 2 है ना, वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, समझ में आ गई बात? और log 5 की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? इसकी वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है। log 5 की वैल्यू दिया नहीं है, वैसे वैल्यू मुझे इसकी याद है 0.699 समथिंग कुछ होता है। इसकी वैल्यू इतनी होती है, 0.699 होता है। इसको जब आप हल करेंगे तो 2.303 डिवाइड बाई 10 और log 5 की वैल्यू 0.6993 होता है शायद, या 990 होता है, 990 कर लीजिए, और माइनस 2 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इसको साफ करेंगे तो मान आएगा 2.303 डिवाइड बाई 10, और इसको हल करेंगे तो ये मान आएगा 0.6020। इसमें से इसको घटाइए तो जरा 0, और ये 9 में से 2 गया 7, और 9 का ही रहेगा, और 6 यानी 0.0 इतना आएगा, 0.0970। इसको हल करने के बाद एक जो कुछ भी डाटा आएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो k का मान है, मैं डायरेक्ट k का मान लिख दे रहा हूँ कि क्या चीज इसमें आई हुई है। इसमें जो k का मान आ रहा है 0.022 प्रति मिनट, देखिए इतना मान आया है। ठीक है, इस तरह से इसमें हम k का मान निकालेंगे। अब यही k का मान जो हम निकाले हैं, यही k का मान इसके लिए हम लोग रखेंगे। याद रखिएगा कि अब t का मान फिर से हम रखेंगे फार्मूला उसके आधार पर, क्योंकि देखो k का मान एक बार अगर निकल गया तो k का मान नहीं बदलेगा, और वही k का मान रख करके हम t का मान निकालेंगे। तो अब आप t का मान आसानी से निकालेंगे। t का मान हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई k। अब यहाँ जैसे यहाँ पे हम k और t को बदल सकते हैं, t को यहाँ k को यहाँ बताया था ना, तो अब हम k का मान ये रखेंगे 0.022 और इनटू log। जरा इसी वाले को बस ध्यान से देख लीजिए, यही प्रॉब्लम होती है। प्रारंभिक ये R0 तो ये तो हमारे कितना था 100, नीचे बचा कितना है इस t पर, जिस समय पे निकाला है 25 तो 25 चौके 100, 4 आई बात समझ में? तो जो t का मान आएगा 2.303 डिवाइड बाई 0.022, और ये 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? log, फिर से log 2 के घाते 2, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 गुणे मान कितना हो जाएगा? इसको 0.3010 मैं डायरेक्ट अब सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसका मान इतना होगा। और इसको हल करने पर जो समय आता है, पूरा आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जो समय आया है वो आया आपका 63 मिनट। कितना आया है? 63 मिनट। उम्मीद करते हैं सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। बहुत आसान से सवाल है। अब आप इसको आराम से देखिएगा और इसमें प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आप लोगों का पेपर जो है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आसानी से हो जाए पेपर में आने वाले क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना है, धन्यवाद।